जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बाबू, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन आएगा उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, बिंदु दोष से क्या समझते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। देखिए बाबू, कह रहा है किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण या परमाणुओं के निश्चित व्यवस्था में विचलन या अनियमितता बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपके पास क्या है बाबू, क्रिस्टल। ठीक है, इस क्रिस्टल में अवयव है, जैसे ये अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है। अब बाबू ये सभी जो क्या है अवयव है एक निश्चित क्रम में सजे हैं। किस में सजे हैं बाबू? एक निश्चित क्रम में सजे हैं। तो यानी ये परफेक्ट है, यानी इनका जो क्रिस्टल है इनके अवयव निश्चित क्रम में सजे हैं। लेकिन जब भी इन अवयवों की व्यवस्था में क्या हो जाएगा बाबू, विचलन या अनियमितता आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जब इनकी व्यवस्था मान लीजिए ऐसे हो जाता है, देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये निश्चित क्रम में सजे हैं और एक अवयव मान लीजिए नीचे हो गया, उसके बाद ये अवयव यहाँ है, ये आपके पास ऐसे अगर सजा है, यानी यहाँ से क्या हुआ, अवयव का जो क्रम है उस क्रम में क्या हो गया बाबू, विचलन या अनियमितता आ गई। तो ऐसे दोष को हम लोग नाम देते हैं बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी क्या समझे आप लोग, किसी भी क्रिस्टल के ये जो क्या है बाबू आपके पास अवयव है, इन अवयवों की किस में चेंजिंग आ जाएगी, व्यवस्था में, और यही जो चेंजिंग है इसको नाम दिया जाता है बिंदु दोष। समझ में आया बाबू? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाबू, साटकी दोष से क्या समझते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं साटकी दोष क्या होता है। देखिए बाबू, कह रहा है बाबू कि किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन का अपने स्थान से गायब हो जाने से उत्पन्न क्रिस्टल दोष साटकी दोष कहलाता है। यानी समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए बाबू आपके पास ऐसा क्रिस्टल है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास क्या है बाबू, क्रिस्टल है। इसमें क्या होते हैं बाबू, धनायन भी होते हैं और ऋणायन भी होते हैं। क्या क्या होंगे बाबू, अवयव जो होंगे वो धनायन भी होंगे, ऋणायन भी होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं बाबू, देखिएगा ऐसे, मान लीजिए आपके पास ये प्लस है, ये वाला क्या है माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ये वाला आपके पास क्या होगा बाबू, एक और बनाना पड़ेगा तब ये काम करेगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझते चलना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, एक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, और इसके बाद ये वाला क्या है माइनस, ये वाला क्या होगा प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरीके से यहाँ बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा बाबू प्लस। यानी देखिए इस क्रिस्टल में धनायन भी है और क्या है, ऋणायन भी है। यानी समझा जाए हम लोग बाबू कि ये हम लोग के पास क्या है, धनायन। धनायन कौन बाबू, प्लस चार्ज वाला है, और ये आपके पास क्या है बाबू, ऋणायन है। यानी क्रिस्टल में धनायन भी है और क्रिस्टल में क्या है, ऋणायन भी है। अब क्या होगा बाबू, इस क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जाएंगे। यानी हम लोग क्या समझते हैं बाबू, इसी क्रिस्टल को हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से क्या होंगे, गायब होंगे। कैसे बाबू, मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपके पास ऐसे क्रिस्टल है,
जो पीछे वाला मैंने बताया उसी से समझना है बाबू, ध्यान से देखना है। अब देखिए बाबू, यहाँ पे क्या था बाबू, प्लस ये वाला था बाबू, माइनस ये वाला, प्लस ये वाला, माइनस ये वाला, प्लस ये वाला, माइनस, प्लस ये क्या होगा माइनस, ये मान लीजिए क्या है प्लस, ये क्या होगा माइनस ये वाला, प्लस ये माइनस होगा, और ये क्या होगा बाबू, आपके पास प्लस होगा, उसको मैं हटा देता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। आप कहेंगे सर यहाँ पे एक प्लस और एक प्लस के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे दो माइनस के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर ये माइनस था और ये वाला क्या था बाबू, प्लस होगा, क्योंकि माइनस के बाद कौन आएगा, प्लस आएगा। अब होगा क्या बाबू, यहां से जो दोनों है अपने स्थान से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। मान लीजिए ये कौन गायब हो गया, मानिए बाबू ये माइनस वाला अपने स्थान से क्या हो गया, गायब हो गया, और ये प्लस वाला अपने स्थान से क्या हो गया, गायब हो गया। यानी आप क्या समझे बाबू, समान संख्या में क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जाएंगे, तो ऐसे दोष को नाम दिया जाएगा साटकी दोष। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि यानी समान संख्या में धनायन और ऋणायन के गायब हो जाने से उत्पन्न क्रिस्टल दोष कौन सा दोष कहलाता है बाबू, साटकी दोष कहलाता है। समझ में आया बाबू? अब ध्यान से देखना है, ये जो साटकी दोष था इसमें क्या हुआ बाबू, पहले क्रिस्टल ऐसे था, इसमें से क्या होगा समान संख्या में कौन कौन निकले बाबू। अगर मैं बात करूं इस वाले को जो बाहर निकला है, तो ये वाला हम लोग के पास क्या है बाबू, ऋणायन। कैसा है, ऋणायन रिक्ति है, यानी यहां से कौन सा गायब हुआ बाबू, ऋणायन गायब हुआ, और यहां से दो माइनस के बीच धनायन होगा, तो यहां से कौन गायब हो जाएगा, धनायन यानी गायब हुआ है, यानी कौन सी रिक्ति कहलाएगी, धनायन रिक्ति। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी हमने क्या सीखा, धनायन और ऋणायन अपने स्थान से क्या हो गए, गायब हो गए, तो इन्हीं का नाम पड़ा कौन सा दोष, साटकी दोष। अब समझते चल रहा, साटकी दोष में क्या होगा बाबू, जब धनायन और ऋणायन अपने स्थान से क्या होंगे, गायब होंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे बाबू, देखिएगा हम लोग के पास टर्म क्या आया है बाबू कि यानी साटकी दोष में धनायन और ऋणायन का क्या समान होगा बाबू, आकार क्या होगा, समान होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, ये पहला पॉइंट है कि साटकी दोष में धनायन और ऋणायन का आकार क्या होगा, समान होगा। और दूसरा आपको याद रखना, जैसे साटकी दोष होगा तो यहां से कौन निकल रहे हैं बाबू, धनायन और ऋणायन। जब धनायन और ऋणायन निकलेंगे तो इनकी घनत्व में क्या आएगी, कमी आएगी। सर कैसे कमी आ जाएगा, यहां पे अगर हम लोग काउंट करें तो कितने परमाणु या अवयव है, काउंट करेंगे तो 5 ऊपर 5 ये 15 है, जबकि यहां पे कितना है बाबू, गिन लीजिए, 2 गायब हो गए तो क्या हो गया, 13 हो गया। तो यानी यहां 15 अवयव थे मान लीजिए, और यहां पे कितना अवयव है, 13 अवयव है, यानी इनकी संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसका मतलब घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, साटकी दोष में पहला क्या रखना है, धनायन और ऋणायन का आकार समान होगा, और दूसरा याद रखना है बाबू कि साटकी दोष में धनायन और ऋणायन के गायब हो जाने के बाद इनके घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। समझ में आ गया? चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नीचे समझाता हूं, ठीक है बाबू? चलिए अब क्या देखना है, देखिए बाबू दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, साटकी दोष में धनायन तथा ऋणायन का आकार क्या होता है, समान होता है। मैंने अभी आपको बताया। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, साटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि साटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व में क्या आएगी, कमी आएगी। और एक और पॉइंट याद रखना है बाबू कि साटकी दोष किन में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। साटकी दोष किसमें NaCl, AgBr, CHCl, इन सब में कौन सा दोष होता है, साटकी दोष होता है। यानी इसके क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या होंगे, गायब होंगे। समझ में आया बाबू? चलिए आप एक बार इसको मैं नीचे कर देता हूं जहां से छूटा हुआ था आपका, हाँ ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बाबू हम लोग के पास, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फ्रैंकल दोष से क्या समझते हैं। अब आया क्वेश्चन बाबू फ्रैंकल दोष, इसके पहले क्या आया था साटकी दोष। अब फ्रैंकल दोष क्या समझना है, देखिएगा कह रहा है बाबू किसी क्रिस्टल में अवयवी कण का अपने स्थान से गायब होकर अंतराली स्थान में चले जाने पर उत्पन्न क्रिस्टल दोष फ्रैंकल दोष यानी फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या समझना है बाबू कि इसमें कह रहा है कि फ्रैंकल दोष में क्या होगा कि क्रिस्टल के जो अवयव हैं उसमें से कोई अवयव कहां चल जाएगा, अंतराली स्थान। अंतराली स्थान के मतलब क्रिस्टल में जो भी खाली स्थान होगा, जो भी रिक्त स्थान होगा, वहां पे जाके अवयव क्या हो जाएगा, रहेगा, यानी वहां अवयव चला जाएगा। तो ऐसे दोष को नाम दिया जाएगा फ्रैंकल दोष। साटकी दोष में क्या था, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से गायब हो रहे थे, जबकि फ्रैंकल दोष में धनायन और ऋण अपने स्थान से गायब नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं बाबू समझिएगा ध्यान से, मैं इनको समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले समझिए बाबू, ये आपके पास क्रिस्टल है। क्या है बाबू, क्रिस्टल, समझते चलना है। इसमें अवयव एक बड़ा होगा और एक अवयव क्या होगा, छोटा होगा। सबसे बड़ी बात याद रखना है, साटकी दोष में अवयवों का आकार समान था, फ्रैंकल दोष में अवयवों का आकार समान नहीं होता है। तो एक मैं बड़ा बनाऊंगा और एक मैं छोटा बनाऊंगा, समझ में आया। चलिए एक अवयव क्या हो गया, छोटा, फिर बाबू एक बड़ा एक छोटा, फिर बाबू एक क्या हो गया, बड़ा। फिर देखिए बाबू यहाँ पे क्या आएगा, छोटा, फिर यहाँ पे बड़ा, फिर यहाँ पे छोटा, फिर यहाँ पे बड़ा, फिर यहाँ पे छोटा, फिर यहाँ पे बड़ा, ये छोटा बड़ा छोटा बड़ा। ठीक है बाबू, ऐसे मान लीजिए क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, अब क्या होगा बाबू, इनमें से कोई अवयव जो छोटा वाला है, मान के चलते हम लोग इस अवयव की बात करते हैं, इस पे हम लोग स्टार लगा लेते हैं। ये अवयव की हम लोग बात करेंगे, ये वाला अवयव। ठीक है बाबू, अब ये अवयव क्या होगा बाबू, अपने स्थान से गायब होगा और इस क्रिस्टल में जहां पर भी रिक्त स्थान मिलेगा वहां जाकर स्थापित हो जाएगा। तो यहां से निकलकर कहीं और जाकर अगर स्थापित होगा तो क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगा बाबू, डिफेक्ट, जिसका नाम दिया जाएगा फ्रैंकल दोष। समझ में आया। चलिए अब देखिए क्या होगा बाबू, ऐसे था, एकदम देखते चलिएगा ध्यान से। ये बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, बड़ा वाला, छोटा बड़ा छोटा, यहाँ पे बड़ा छोटा बड़ा, यहाँ पे क्या है बाबू, छोटा, ये क्या है, बड़ा। अब देखिए ये यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब मान लीजिए ये यहाँ से क्या हो गया, गायब हुआ, मतलब वो अपने स्थान से गायब हो गया। तो ये वाला अपने स्थान से क्या हो गया बाबू, गायब हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गई बाबू, रिक्तियां हो गई और ये कहाँ जाके स्थापित हो गया, देखिएगा ये मान लीजिए ये यहाँ से गायब होकर और इस खाली स्थान में आ गया। तो समझ में आया बाबू, जब अपने स्थान से गायब होकर अंतराली स्थान में चला जाता है तो ऐसे डिफेक्ट को क्या नाम दिया जाता है, फ्रैंकल दोष। समझ में आ गया हो बाबू। चलिए तो क्या क्या आपने समझा, साटकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होते थे, फ्रैंकल दोष में धनायन और ऋणायन गायब नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है बाबू, कोई एक अवयव अपने स्थान से गायब होकर अंतराली स्थान में चला जाता है, जिसके चलते इसके क्रम में चेंजिंग आता है और क्रम में चेंजिंग आने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसका नाम दिया जाता है फ्रैंकल दोष। समझ में आया बाबू। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसका कुछ पॉइंट है जो आपको समझाता हूं, देखिएगा। फ्रैंकल दोष में धनायन तथा ऋणायन का
आकार क्या नहीं होता है बाबू, समान नहीं होता है, यानी आकार में अंतर पाया जाता है। एक अवयव इसमें से बड़ा होगा और एक अवयव छोटा होगा, जबकि 60 की दोष में क्या था, उनके अवयवों का आकार क्या था, समान था। दूसरा पॉइंट याद रखना है, फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई कमी नहीं आती है। क्यों कमी नहीं आती है बाबू, क्योंकि जो अवयव होते हैं वो अंतराली स्थान में चले जाते हैं, यानी क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। जब क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा तो उसके घनत्व में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कैसे बाबू, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये आपके पास जो क्रिस्टल था बाबू, क्रिस्टल था जो यहाँ पे समझते हैं हम लोग। अब देखिए, जो क्रिस्टल था, मान लीजिए यही जो है कौन वाला, ब्लैक वाला। अब ब्लैक वाला अपने स्थान से गायब होगा। पहले काउंट कर लीजिए कितने परमाणु या अवयव है, गिन लीजिए, 10 हैं। अब इसमें से अगर इसको हम लोगों ने क्या किया, गायब किया, और इसको गायब करके हम लोग कहाँ ला देते हैं बाबू, इसको गायब करके मान लीजिए हम यहाँ ला देते हैं। अब बताइए आप लोग, क्या इसकी अवयव की संख्या में कोई कमी आई? नहीं सर, पहले भी 10 था, अब भी क्या है, 10 है, इसलिए इनके घनत्व में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। समझ में आया बाबू? चलिए, तो क्या देखें हम लोग, फ्रैंकल दोष में धनायन तथा ऋणायन के आकार में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, और अंतर पाया जाता है, और साटकी दोष में नहीं पाया जाता था। फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई कमी नहीं आती है। समझ में आया बाबू? और कौन कौन आता है बाबू इसमें, ZnS और AgBr, यानी AgBr और ZnS में कौन सा दोष होता है, फ्रैंकल दोष होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। अब ध्यान से क्या सुनिएगा बाबू, आप देख लीजिए यहाँ पे कि फ्रैंकल दोष में कौन कौन आ रहा है, ZnS और AgBr, और साटकी दोष में भी देखिए बाबू कौन आया, यहाँ पे NaCl, AgBr, CHCl। आप देख रहे हैं कि AgBr में साटकी दोष भी होता है, और कौन सा दोष होता है, फ्रैंकल दोष होता है। तो एक बात आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल है, यानी जिसके घनत्व, जिसके अंदर क्रिस्टल दोष जो होता है, साटकी दोष भी होता है और फ्रैंकल दोष भी होता है। तो याद रखिएगा, AgBr, इसके अंदर साटकी एंड कौन बाबू, फ्रैंकल, दोनों टाइप के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। समझ में आया बाबू? चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। 4 कह रहा है बाबू, एंजाइम क्या है। देखिए बहुत ध्यान से, कह रहा है कि एंजाइम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एंजाइम क्या है, तो याद रखिएगा, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो सजीवों में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एंजाइम शरीर में भोजन का पाचन करता है, यानी याद रखना है कि एंजाइम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है जो सभी सजीवों में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है बाबू, जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है बाबू, जो रिएक्शन की दर को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, यानी ये भी जैव उत्प्रेरक है, मतलब जीवों में पाया जाता है। और इसका काम क्या है बाबू, भोजन का पाचन करना। ठीक है बाबू, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो सभी सजीवों में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और एंजाइम क्या काम है इसका बाबू, भोजन का पाचन करना। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। इसके पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाबू, फार्मिक अम्ल एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों जैसा आचरण दिखाता है, क्यों? यानी क्वेश्चन क्या है बाबू, जो फार्मिक अम्ल होता है उसमें एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों का गुण पाया जाता है, अर्थात दोनों के तरह आचरण व्यवहार करता है। आखिर ऐसा क्यों है? ठीक है बाबू, चलिए मैं आपको समझाता हूं, तो ध्यान से देखिएगा बाबू। देखिए सबसे पहले फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, HCOOH। ठीक है बाबू, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा,
C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिख दीजिए बाबू OH। क्या फार्मूला आपको समझ में आ रहा है? कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, यानी 4 बॉन्ड इसके पास है। ठीक है बाबू, तो यही इसका स्ट्रक्चर है। कौन सा बाबू अम्ल है? फार्मिक अम्ल है, जो कहाँ मिलता है बाबू? चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है बाबू, अब देखिए फार्मिक अम्ल को और किसके नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम है बाबू, फार्मिक अम्ल को और किसके नाम से? मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जो खास तौर पे कहाँ पाया जाता है बाबू? किसके डंक में? चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अब आप समझिए ध्यान से। इस फार्मिक अम्ल में अगर हम लोग देखें, एक मिनट, अच्छा देखिए बाबू, ये फार्मिक अम्ल हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इधर हम लोग बात करें तो क्या मिल रहा है बाबू? देखिएगा, देखिए क्या मिल रहा है? COOH। क्या मिला बाबू? COOH। और COOH किसका बाबू क्रियाशील समूह है? तो याद रखिएगा किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक किसका बाबू? अम्ल का क्रियाशील समूह है। अब ध्यान से देखिएगा, एक तो आ गया COOH, किसका हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब और ध्यान से देखिएगा बाबू, यहां हम लोग बात करते हैं, देखिएगा अगर हम इधर बात करें तो देखिए ये क्या हो रहा है? HC, या कह सकते हैं COH, या कह सकते हैं इसी को एक और नाम से CHO। और CHO किसका होता है क्रियाशील समूह बाबू? एल्डिहाइड का। किसका होता है बाबू? एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह होता है कितना बाबू? CHO। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह होता है बाबू COOH। अब देखिए क्या दोनों आपको दिखाई दे रहा है इसमें, यानी फार्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल में एल्डिहाइड समूह भी पाया जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी पाया जाता है, इसलिए दोनों के समान आचरण प्रदर्शित करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? अब आप लोग इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि फार्मिक अम्ल में एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों क्रियाशील समूह पाए जाते हैं, इसलिए फार्मिक अम्ल एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों जैसा आचरण दिखाता है। समझ में आ गया बाबू? चलिए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। 6 क्या कह रहा है बाबू? देखिएगा, कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग से क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कौन? अभिक्रिया का वेग से क्या समझते हैं और इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। ठीक है बाबू, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है। यानी कोई भी रिएक्शन है तो जब रिएक्शन होता है बाबू तो हमेशा अभिकारक का सांद्रण समय के साथ घटता है और उत्पाद का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है। इतना तो आपको समझ में आया। जैसे मान लीजिए A प्लस B क्या बना रहा है बाबू? C बना रहा है, तो ये हम लोग के पास क्या है? अभिकारक है, और ये हम लोग के पास क्या है बाबू? उत्पाद है। जब रिएक्शन होगा बाबू तो अभिकारक का जो सांद्रण होगा समय के साथ घटेगा और उत्पाद का सांद्रण समय के साथ बढ़ेगा, और इनके सांद्रण में जो परिवर्तन आया बाबू उसी को कहा जाता है, हाँ समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, यानी परिवर्तन की जो दर है उसे कहा जाता है अभिक्रिया का वेग। समझ में आ गया होगा बाबू क्वेश्चन आपको? यानी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग, या सांद्रण में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसे किससे लिखते हैं बाबू? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन
ये क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा स्पेस रहेगा, RO किससे, R से, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया बाबू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बाबू कि अभिकारक का सांद्रण समय के साथ घटता है जबकि उत्पाद का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है। यानी जब भी रिएक्शन होगा उसमें अभिकारक का सांद्रण समय के साथ घटेगा और उत्पाद का सांद्रण समय के साथ बढ़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभिक्रिया की वेग को रेट ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन से सूचित किया जाता है। हाँ, तीसरी पॉइंट याद रखिएगा, अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल क्या है बाबू, देखिएगा अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक है मोल लीटर सेकेंड होता है। यानी समझिए कैसे बाबू, ये क्या है बाबू, जो ROR है किसके बराबर है बाबू, कहिएगा सांद्रण परिवर्तन की दर। सांद्रण परिवर्तन की दर क्या होती है बाबू, मतलब है किसमें परिवर्तन, सांद्रण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा, और दर का मतलब होता है आप किससे भाग दीजिएगा बाबू, समय से। तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम लोग इसका क्या लिखें, मात्रक लिखें, तो बताइए बाबू सांद्रण क्या होता है, मोल प्रति लीटर। सांद्रण का मात्रक क्या होता है बाबू, मोल प्रति, यानी बट्टा के नीचे क्या होता है, लीटर। समझ में आया। और अब देखिए किसका मान आ गया, सांद्रण परिवर्तन का, नीचे क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है वो सेकेंड, यानी 1/, समय नीचे है तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। समझ में आया बाबू। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं बाबू कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है बाबू, पहला डिपेंड करता है अभिकारक का सांद्रण पर, यानी अभिकारक का सांद्रण जितना अधिक होता है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक होता है, यानी अभिकारक के सांद्रण पर डिपेंड करता है। दूसरा ताप पर डिपेंड करता है। तीसरा अभिकारकों की भौतिक अवस्था पर डिपेंड करता है, ठीक है बाबू। चौथा किस पे डिपेंड करता है, अभिकारकों की प्रकृति पर, और पांचवा डिपेंड करता है उत्प्रेरक का प्रभाव पर, ठीक है। तो 5 कारक हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है। समझ में आया बाबू। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अस्कंदन से क्या समझते हैं, यानी कोओगुलेशन क्या होता है, इसको आपको समझाना है, ठीक है बाबू। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि लायोफोविकोलाइड में अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी कण उदासीन होकर एक साथ जुड़कर बड़े आकार के अणुओं के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। यह क्रिया अस्कंदन कोओगुलेशन कहलाती है, ठीक है बाबू। चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना है बाबू कोओगुलेशन का मतलब होता क्या है। देखिए बाबू, ये आपके पास दिखाई दे रहा है। चलिए ये आपके पास मान लीजिए बाबू क्या है, कोलाइड। अब ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर मैं कोलाइड रखूंगा। कोलाइड में याद रखना है बाबू सभी जो अवयव होते हैं या सभी कण होते हैं सबकी प्रकृति समान होती है। अब कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, सबकी प्रकृति समान होने का मतलब है सब क्या होंगे, प्लस चार्ज वाले होंगे तो सभी प्लस चार्ज वाले, अगर माइनस चार्ज वाले होंगे तो सभी माइनस चार्ज वाले। लेकिन कोलाइड क्या होता है बाबू, आवेशित होता है, तभी कोलाइड अस्थायी होता है, ठीक है बाबू। तब देख लीजिए, मान लीजिए सबको मैंने बात किया बाबू माइनस चार्ज वाले, कैसे हैं बाबू, माइनस चार्ज वाले हैं। तो सभी कोलाइड कैसे हैं,
माइनस चार्ज वाले, यानी इनके अवयव पर माइनस चार्ज है, यानी ऋणावेशित कोलाइड है। अब समझना क्या है बाबू आपको कि यहाँ पे सब में क्या है, माइनस चार्ज है। इसका मतलब है इनके बीच, यानी इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा बाबू, विकर्षण, विकर्षण बल लगेगा। आप कहिएगा सर कैसे विकर्षण बल, आप पढ़े होंगे बाबू समान प्रकृति के आवेशों के बीच विकर्षण बल और असमान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल, आप पढ़े होंगे बाबू। प्लस और माइनस होगा तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है बाबू। और अगर क्या हो जाए माइनस माइनस या प्लस प्लस तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा बाबू, विकर्षण। समझ में आ रहा है बाबू। अब देखिए तो इन कोलाइड के अवयवों के बीच कौन सा बल लग रहा है, विकर्षण बल, जिसके चलते वो एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हैं। जब एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो ये क्रिया नहीं करेंगे, जब क्रिया नहीं करेंगे तो ये लोग क्या होंगे, अस्कंदित नहीं होंगे। अब हम लोग को क्या करना है, इनके अंदर बाबू क्या मिला देना है, कौन सा अपघट्य बाबू, विद्युत अपघट्य। अब यहां से अगर आप इनके अंदर क्या मिलाइएगा, विद्युत अपघट्य। अब ध्यान से सुनिएगा बाबू, ये जो हम क्या मिला रहे हैं विद्युत अपघट्य, ये कैसा होना चाहिए, अगर ये ऋणावेशित है तो ये होना चाहिए बाबू धनावेशित। कैसा होना चाहिए, धनावेशित, यानी कौन चार्ज वाला, प्लस चार्ज वाला। समझ में आया। अब जैसे ही ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज से क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, उदासीन हो जाएंगे। और उदासीन हो जाने के बाद क्या होगा बाबू, जैसे ये न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल क्यों होंगे बाबू, क्योंकि इनके बीच कौन बल लगेगा, आकर्षण। जब आकर्षण बल लगेगा तो ये प्लस और ये माइनस आपस में संपर्क में आएंगे और इनका आकार बढ़ेगा। जब आकार बढ़ेगा तो इनको कौन खींचेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचेगा, जिसके कारण ये सभी जो कोलाइड है बाबू नीचे आकर क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। और जब ये अवक्षेपित होंगे इसी का नाम पड़ेगा कोलाइड का अस्कंदन। समझ में आया कि नहीं बाबू। क्या समझे आप लोग कि कोलाइड जो होता है या तो धनावेशित या तो ऋणावेशित होगा। इसमें क्या होता है बाबू, अवयव के बीच कौन सा बल लगता है, विकर्षण बल। विकर्षण बल लगेगा तो इस विकर्षण बल को तोड़ना है हम लोग को। इनमें क्या मिलाएंगे बाबू, विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट जो धनावेशित होगा। अगर ये माइनस वाले हैं तो प्लस का यूज करेंगे, अगर ये प्लस वाले होते तो किसका, माइनस वाले की यूज करते हैं। इनके बीच कौन बल लगेगा, आकर्षण, जिसके चलते उदासीन होंगे और आकार बढ़ेगा, नीचे क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित, जिसको कहा जाता है कोलाइड का अस्कंदन। समझ में आया बाबू। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे वाला दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे रहा है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग के पास 8 नंबर आ रहा है बाबू। कह रहा है अपोहन यानी डायलिसिस से क्या समझते हैं। देखिए बाबू, अपोहन यानी डायलिसिस को समझाना है। देखिएगा क्या कह रहा है बाबू कि अपोहन कोलाइड के शुद्धिकरण की एक क्या है, प्रक्रिया है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही आता है बाबू कि अपोहन क्या है, तो कोलाइड के शुद्धिकरण की एक क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें अशुद्ध कोलाइड को एक चर्म थैली यानी परचमेंट बैग में
भरकर पानी से भरे एक पात्र के अंदर लटका दिया जाता है। कोलाइड में उपस्थित अशुद्धि अपनी उच्च सांद्रता से किसकी ओर बाबू, निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं और गति करने के कारण वहां से बाहर निकलते हैं, जिसके फलस्वरूप कोलाइड क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। पहले आपको समझ लेना है कि अपोहन में करेंगे क्या बाबू, हम लोग अपोहन में एक क्या लेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हमने लिया इस पात्र में पानी ले लिया। क्या ले लिया बाबू, पानी। अब ये पानी आपके पास बाबू देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास शुद्ध पानी है। कौन सा पानी है बाबू, शुद्ध क्या है, जल है। शुद्ध जल आपके पास है, ठीक है। यानी इसको मैंने लिख दिया, कौन सा जल बाबू, शुद्ध जल। अब क्या करेंगे बाबू, हम लोग जिस कोलाइड को शुद्ध करना है उसको एक थैला में, देखिए मान लीजिए आपके पास, ऐसे मैं समझा देता हूं, एक मिनट देखिएगा, ये आपके पास क्या है, थैला, ठीक है। अब इस थैले के अंदर क्या है बाबू, कोलाइड भी है और इसके अंदर अशुद्धि भी है। कोलाइड और क्या है बाबू, अशुद्धि है। तो देखते हैं बाबू, इसको हमने बना दिया, क्या है बाबू, कोलाइड, कोलाइड है, ठीक है सर। और साथ साथ इनके अंदर क्या है, अशुद्धि भी है। और अशुद्धि को हमने बना दिया इस कलर से, ये हम लोग के पास क्या है बाबू, अशुद्धि। समझ में आया। चलिए बात कर लेते हैं, ये जो है आपके पास अशुद्धि है और ये वाला आपके पास क्या है, कोलाइड है, ठीक है। हमको करना क्या है बाबू, इस अशुद्धि को क्या निकालना है, बाहर। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो थैला है किसका थैला है बाबू, यानी चर्म थैली है, यानी किसका बाबू, चमड़े का बना हुआ है। अब देखिएगा, आपको समझना है कि जो यहाँ पे अशुद्धि है इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है, जबकि जो बाहर जल है उसमें इसकी सांद्रता क्या है, कम है। हमेशा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कौन गति करते हैं बाबू, पदार्थ गति करते हैं, जिसके चलते क्या होगा बाबू यहाँ से अशुद्धियां अपनी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। यानी ये अशुद्धि अपनी कौन सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे और इसमें से कौन बाहर निकल जाएगा, अशुद्धियां क्या निकल जाएंगी बाहर, जिसके कारण आपका कोलाइड क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। समझ में आया बाबू, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपोहन यानी डायलिसिस। समझ में आया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, 9 के तरफ। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बाबू, ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। सबसे पहले याद रखना है बाबू, जो ब्राउनी गति है इसका खोज कौन किया था बाबू, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका रख दिया गया, क्या नाम बाबू, ब्राउनी गति। अब देखिए कह रहा है कि कोलाइड के कण अनियमित रूप से जिग जैग पथों में, यानी जिग जैग पथों के मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी पथों में क्या करते हैं, गति करते हैं। और जो कौन सी गति कहलाते हैं, ब्राउनियन मोशन, यानी ब्राउनी गति कहलाती है। समझ में आ गया कि नहीं बाबू, कि जो भी क्या है कोलाइड है, ये मान लीजिए आपके पास कोलाइड के क्या है बाबू, कण है। तो कोलाइड के कण हमेशा टेढ़ी मेढ़ी पथों, जिग जैग पथों पर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं और इनकी गति क्या कहलाती है, ब्राउनियन गति, यानी ब्राउनी गति कहलाती है। समझ में आया बाबू। और इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। समझ में आया। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन ऐसे कारक है जो इनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कारक याद रखना है बाबू, ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है कणों का आकार। कणों का आकार अगर क्या हो जाए बाबू, बड़ा हो जाए, तो ब्राउनी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, क्योंकि बड़ा कण धीमी गति से गति करेगा। और अगर कणों का आकार क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो ब्राउनी गति तेजी से होगी। समझ में आया। चलिए कोलाइड की श्यानता, यानी श्यानता बढ़ने से कोलाइड के कणों की गति धीमी हो जाएगी, यानी श्यानता उसके क्या रहता है, उल्टा चलता है। और नेक्स्ट क्या रखना है, कोलाइड का ताप। अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो कोलाइड के कणों की गति
गति बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है बाबू, समानुपाती होता है। कौन गति बाबू, ब्राउनी गति। यानी अगर कोलाइड का ताप बढ़ेगा ब्राउनी गति बढ़ेगी। लेकिन इनमें क्या होता है, कणों का आकार बढ़ाया जाए तो इन दोनों की कणों का आकार बढ़ेगा, ब्राउनी गति धीमी हो जाएगी। श्यानता बढ़ेगा, ब्राउनी गति धीमी हो जाएगी। मतलब उल्टा चलता है, यानी व्युत्क्रमपाती होता है। कौन गति बाबू, ब्राउनी गति। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अरे कणों का आकार बढ़ेगा, ब्राउनी गति धीमी हो जाएगी, क्योंकि बड़ा कर धीमी गति से गति करेगा। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10 कह रहा है वो विटामिन क्या है या किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो याद रखें, वो विटामिन भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर की वृद्धि, विकास, पोषण तथा जीवन संबंधी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। यानी क्या समझना है कि विटामिन एक प्रकार का क्या है बाबू, कार्बनिक पदार्थ है जो सभी जीवधारियों में पाया जाता है। इसका काम क्या है बाबू, शरीर की वृद्धि, विकास यानी ग्रोथ करना, पोषण करना। यानी जो भी, देखिए बाबू ध्यान सुन लीजिएगा, विटामिन जो होता है ये कभी शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होते हैं उनके पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। तो इसलिए याद रखिएगा पोषण में काम करेगा और जीवन संबंधी क्रियाओं के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अब याद रखिएगा बाबू कि जल तथा वसा में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं तो उनको बोला जाता है जल घुल विटामिन। कुछ ऐसे विटामिन जो वसा में घुलते हैं इनको बोला जाता है वसा घुल विटामिन। यानी कितने भागों में बांटा गया बाबू, 2 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन। कह रहा है बाबू कि जो 2 भाग है उनमें याद रखिएगा जल घुल विटामिन और दूसरा क्या है, वसा घुल विटामिन। अब देखिए बाबू जल घुल विटामिन के अंदर कौन कौन आते हैं, विटामिन बी एंड कौन बाबू, सी। और इनकी क्या खासियत है, किसमें कहिएगा बाबू, जल में क्या होंगे बाबू, घुलनशील होंगे। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा बाबू कि क्या नहीं होते हैं, शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। कि आपको ये पॉइंट क्या रखना है, याद है। किसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। आप यह ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि कौन कौन जल घुल विटामिन है। तो याद रखिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा और विटामिन क्या होगा, सी होगा। ठीक है बाबू। अब वसा घुल विटामिन कौन कौन है, यानी वसा घुल के मतलब ये किसमें बाबू, यानी वसा में क्या होंगे बाबू, घुलनशील होते हैं। और एक और बात याद रखिएगा पॉइंट के रूप में बाबू कि वसा घुल विटामिन किसमें, शरीर में क्या होते हैं बाबू, स्टोर होते हैं। समझ में आया। इसके अंदर कौन कौन आएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये 4 विटामिन आते हैं किसके अंदर, वसा घुल विटामिन के अंदर। समझ में आ गया बाबू। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है और जीवधारियों में उसके वृद्धि, विकास, पोषण, जीवन संबंधी क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, जल घुल विटामिन और वसा घुल विटामिन। जल घुल विटामिन में कौन कौन आएगा वो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी आएंगे। और वसा घुल विटामिन में ए, डी, ई, के। यहां से हर साल ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाबू अमीनो अम्ल क्या है। देखिएगा ध्यान से, अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एमीन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों समूह पाए जाते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अमीनो अम्ल में कौन सा क्रियाशील समूह पाया जाता है। तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल में एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों समूह पाया जाता है। आपको याद करा दे बाबू, एमीन समूह जो होता है, एमीन की कंडीशन क्या होती है बाबू, NH2 जुड़ा होता है। और किसमें बाबू, कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें क्या जुड़ा होता है बाबू, COOH जुड़ा होता है। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं बाबू एमीन का स्ट्रक्चर, देखिएगा ऐसे होता है। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। 4 ऐसे बना दीजिए,
ठीक है सर। चलिए एक से जुड़ा होता है COOH, एक से जुड़ा होता है बाबू NH2, आप N इधर बना सकते हैं N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू H2, ऊपर जुड़ा रहता है बाबू H, और ये जुड़ा रहता है R। ये R क्या है बाबू? एल्काइल समूह। कौन सा ग्रुप है बाबू? एल्काइल ग्रुप, यानी कार्बन का ग्रुप है। ये आपको हमेशा याद रखना है, कार्बन की श्रृंखला इससे जुड़ी रहेगी। ये आपके पास क्या है बाबू? ये है आपके पास कौन सा समूह? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, ठीक है सर। और ये आपके पास क्या है बाबू? कहिएगा सर एमीन समूह है। तो अब देख लीजिए दोनों समूह मिल रहा है, एमीन समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, इनको कहा जाता है अमीनो अम्ल। समझ में आया बाबू? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक चलेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बाबू? ज्विटर आयन से क्या समझते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ज्विटर आयन क्या होता है। वैसे आयन जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, कौन सा आयन कहा जाता है बाबू? ज्विटर आयन कहा जाता है। मतलब ऐसा आयनिक यौगिक जिसमें पॉजिटिव भी पाया जाए, निगेटिव भी पाया जाए, तो उनको नाम दिया जाता है ज्विटर आयन। और ये कौन होता है बाबू? अमीनो अम्ल। कौन होता है? अमीनो अम्ल। कैसे बाबू? देख लीजिए, ये C है, यहाँ पे क्या जोड़े थे बाबू हम लोग? COOH, और यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ा था बाबू N इधर, और यहाँ पे जोड़ा था H2, ऊपर क्या था बाबू H, नीचे क्या था R। अब देखिएगा ऐसे होता है जब आयन के रूप में बनता है बाबू, तो यहाँ से H निकलता है, इस पे आ जाता है -4, और यहाँ H आके जुड़ जाता है, तो इस पे आ जाता है कौन चार? +4। तो यहाँ देख लीजिए बाबू ये कौन हो गया? एनायन। क्या हो गया बाबू? एनायन, यानी -4। और ये हो गया बाबू केटायन, यानी कौन सा 4? +4। जिसपे -4 और +4 दोनों हो उनको कहा जाता है ज्विटर आयन। क्वेश्चन समझ में आया होगा? याद रखिएगा अमीनो अम्ल किसका निर्माण करता है? ज्विटर आयन का निर्माण करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तक चलते हैं। 13 कह रहा है बाबू खाद्य परिरक्षक से क्या समझते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव। आपको समझ में आया होगा फूड प्रिजर्वेटिव क्या है? देखिए वो कह रहा है वैसा रासायनिक पदार्थ जो भोजन में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि तथा उपस्थिति को रोकता है एवं ऑक्सीजन तथा जल के प्रभाव से मुक्त रखता है, खाद्य परिरक्षक कहलाता है। चलिए क्या समझे बाबू हम लोग? कह रहा है कि खाद्य परिरक्षक के मतलब होता है कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो भोजन में सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ को रोकता है, यानी जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, और साथ साथ उस भोजन को ऑक्सीजन और जल के प्रभाव से क्या रखता है? मुक्त रखता है। मतलब क्या होगा बाबू? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो ऑक्सीजन और जल के प्रभाव से जो मुक्त रखने वाला पदार्थ है उसी को क्या बोलते हैं? खाद्य परिरक्षक। समझ में आया कि नहीं बाबू? अब देखते हैं खाद्य परिरक्षक की कुछ बातें। कह रहा है वो खाद्य परिरक्षक का उपयोग करके भोजन को क्या कर सकते हैं बाबू? लंबे समय तक, या भोजन का लंबे समय तक भंडारण किया जाता है। यानी क्या बताया बाबू कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको क्या करना है? उसमें क्या मिला देना? फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे आप क्या देखे होंगे? वो चिप्स देखे होंगे। चिप्स में क्या रहता है? वो पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। अब नाइट्रोजन गैस का काम क्या है? लेज पैकेट देखे होंगे, उनमें क्या होती है? वो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। पैकेट आपको बड़ा दिखेगा लेकिन लेज जो होगा उसमें बहुत कम होगा, गैस काफी ज्यादा भरा रहता है। अब वो गैस करता क्या है बाबू? आपके जो भी क्या है उसमें फूड है उनको अधिक समय तक खराब होने से क्या करता है? बचाता है। ऑक्सीजन से संयोग होने नहीं देगा, साथ साथ में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने नहीं देगा। तो वही जो गैस है नाइट्रोजन गैस क्या कहलाएगा? खाद्य परिरक्षक। और इसका यूज करके हम भोजन को लंबे समय तक क्या होने से? खराब होने से बचा सकते हैं। अब एक बार आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए,
फिर मैं आपको आगे बताऊं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू, चलिए अब मैं आपको कुछ फूड प्रिजर्वेटिव का नाम बताऊंगा, जल्दी जल्दी में देखते चलना। जैसे बाबू सिरका, सबको सुना होगा नाम, सिरका या एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है बाबू? अचार को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से बाबू बेंजोइक अम्ल का उपयोग मुरब्बा को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का उपयोग बेकरी उत्पाद जैसे केक, पावरोटी को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। बोरेक्स, बोरेक्स का यूज कहाँ किया जाता है बाबू? घी, क्रीम, चर्बी, इन सब को बचाने में। हल्दी आप देखे होंगे, हल्दी का यूज भोजन में मिलाया जाता है, यानी हल्दी का यूज किया जाता है क्योंकि हल्दी उनको अधिक समय तक खराब होने से क्या करता है? बचाता है। नाइट्रोजन गैस जैसे भी किसमें बाबू? अभी मैंने बताया किसके अंदर? चिप्स के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब के सब क्या है बाबू? खाद्य परिरक्षक हैं जो भोजन को लंबे समय तक खराब होने से क्या करेंगे? बचाएंगे। समझ में आ गया बाबू? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 14 कह रहा है बाबू आपके पास साबुन क्या है, सोप क्या होता है, ये समझना है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है बाबू कि उच्च वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है। यानी उच्च वसी अम्लों के फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है? वो साबुन कहा जाता है। और साबुन जैसे नाम कुछ दिया गया, सोडियम एसिटेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम पोमिटेट। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? C17H35 COONA। ये कॉमन साबुन का फॉर्मूला है बाबू, जिसका नाम है सोडियम एस्टियरेट। इसी प्रकार से सोडियम ओलिएट का फॉर्मूला क्या होता है? C17H33 COONA। यहां पे एक जगह डबल बॉन्ड पाया जाएगा, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है C17H33 COONA। ठीक है बाबू, और इसका फॉर्मूला होता है C15H31 COONA। अब देखिए बाबू ये क्या है? साबुन है, जो क्या है? किससे बने बाबू? उच्च वसी अम्लों का उपयोग करके। और साबुन को जब भी बनाया जाता है बाबू याद रखिएगा, क्या लेके चलेंगे? उच्च वसीय अम्ल। और इसमें क्या मिलाएंगे बाबू? हम लोग मिलाएंगे, यहां तो जो भी देखिए सब में क्या दिया है? सोडियम, यानी या तो आप मिलाइए NaOH या मिलाइए KOH। और इनका उपयोग करने के बाद क्या मिलेगा बाबू? आपको साबुन प्लस क्या मिलता है? ग्लिसरॉल मिलता है। याद रहेगा बाबू, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला मालूम है आपको? CH2OH, यहां रहता है बाबू CHOH, और यहां रहता है CH2OH। यानी 3 हाइड्रोक्सी समूह वाला क्या होता है? यौगिक होता है। तो यानी याद रखिएगा बाबू, अगर हम NaOH का यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा बाबू आपके पास? यानी धोने वाला साबुन बनेगा। धोने वाला क्या बनेगा बाबू? साबुन। और अगर हम वसी अम्लों के साथ KOH का यूज करेंगे, ये कैसा सॉप बनेगा बाबू? नहाने वाला, यानी बाथिंग सॉप, यानी नहाने वाला क्या बनेगा बाबू? साबुन बनेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है साबुनीकरण। क्या कहा जाता है बाबू? साबुनीकरण, यानी सपोनिफिकेशन। याद रहेगा बाबू? चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कृत्रिम मधुरक क्या है? कृत्रिम मधुरक यानी ध्यान से देखिए, कृत्रिम मधुरक क्या है? वैसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग भोजन तथा पेय पदार्थ में चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम मधुरक। समझ में आया बाबू? यानी कृत्रिम मधुरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर। यानी देखिए बाबू, चीनी के जगह पे हम लोग किसका यूज करें? एक ऐसा पदार्थ जो क्या हो? चीनी के समान मीठा हो
और शरीर को कम नुकसान पहुंचाए, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बाबू? कृत्रिम मधुरक का उपयोग करते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए ध्यान से, कृत्रिम जो मधुरक होता है यानी चीनी का एक क्या है? विकल्प है। कह रहा है बाबू कि कृत्रिम मधुरक चीनी से काफी मीठे होते हैं परंतु इनमें कोई कैलोरी नहीं पाया जाता है। यानी जो भी डायबिटीज के मरीज हैं इनके लिए ये विकल्प के रूप में यूज किया जा सकता है क्योंकि इनमें कोई कैलोरी नहीं होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद करना है कौन कौन होता है वो? सैकरीन, और सैकरीन चीनी से लगभग 500 गुना क्या होता है? मीठा होता है। एस्पार्टेम चीनी से लगभग 100 गुना मीठा होता है। सोडियम साइक्लोमेट चीनी से लगभग 300 गुना मीठा होता है। एलिटियम चीनी से लगभग 2000 गुना क्या होता है? मीठा होता है। तो ये हम लोग के पास क्या है बाबू? कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिनका उपयोग हम लोग चीनी के विकल्प के रूप में करते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी क्या हम लोग समझे कि जो भी हम लोग के पास क्या है बाबू? कृत्रिम मधुरक है उसका उपयोग भोजन और पेय पदार्थ में चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। और ये याद रखना है बाबू, ये मीठे तो होते हैं परंतु इनमें कोई कैलोरी नहीं पाई जाती, जैसे सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट और एलिटेम। समझ में आया बाबू? तो ये था हम लोग के पास महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।